आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक के ऊपर और सेंट्रल बैंक के फंक्शन के ऊपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक is the bank which constitutes the apex of the monetary and banking structure of its country। चलिए, क्या है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक हमारे देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर का एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब सुप्रीम है। क्या है? सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब देखिए, सेंट्रल बैंक सारे बैंकों का हेड है। ऐसा समझिए कि सेंट्रल बैंक क्या है? सारे बैंकों का हेड है। अब सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई बॉडी नहीं है। सेंट्रल बैंक हमारा एपेक्स बॉडी हो गया। एपेक्स बॉडी का मतलब इसके ऊपर अब कोई बॉडी नहीं है। समझ में आया? सारे बैंकों का हेड कौन है? सेंट्रल बैंक। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हम लोग अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करते हैं? कमर्शियल बैंक में। निकालते कहाँ से हैं? कमर्शियल बैंक में। लोन किस बैंक से लेते हैं? कमर्शियल बैंक में। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ से निकालती है, देखिए, हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट या लोन लेना है या पैसा निकालना है तो कमर्शियल बैंक में जाएंगे। गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक में जमा करती है। लोन कहाँ से लेती है? सेंट्रल बैंक से लेती है। समझ में आया? तो सेंट्रल बैंक हमारा पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब सबसे यहाँ पर हेड है। यहाँ पर क्या है? हमारा आरबीआई, और इसके नीचे सारा बैंक है। ठीक है, इसके नीचे क्या है? सारे हमारा कमर्शियल बैंक है। समझ में आया क्या है सेंट्रल बैंक? सिंपली आप याद रखिएगा कि सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंकों का हेड है, यानी सुप्रीम है। सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स बॉडी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री। समझ में आया? अच्छा, इस डिफिनेशन को दिया था कौन? ये डिफिनेशन है प्रोफेसर डिकॉक का। ठीक है, प्रोफेसर डिकॉक का। समझ में आया डिफिनेशन? सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स ऑफ मॉनेटरी नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा यार। देखिए, आपको डिफिनेशन में एक चीज डालना है भाई। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री। समझ में आया? चलिए, सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री। ठीक है, मॉनेटरी लिखते हैं तो थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, और आपका थोड़ा डिफिनेशन भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट द एपेक्स बॉडी ऑफ द ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री। ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा और एक अच्छा सा डिफिनेशन बुक से याद कर लीजिएगा या यही याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि फंक्शन के ऊपर। सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? चलिए, फंक्शन ऑफ, वीडियो ऑन कर लिया, लेंथ बड़ा हो जाता है। चलिए भाई, फर्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का इशूइंग पेपर करेंसी। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आ सकता है या लिख सकता है कि फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताइए। फर्स्ट फंक्शन है इशूइंग पेपर करेंसी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, सभी को बताना। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी करेंसी नोट है वो कौन छापता है? आरबीआई। कौन छापता है भाई? आरबीआई। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल है। क्या है? यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कॉइन्स, 1 रुपीज नोट, 1 रुपीज नोट। ये दो चीज आरबीआई नहीं छापता है, आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। कॉइन्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपीज नोट कौन बनाता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या बोला मैं, समझ में आया कुछ? यानी कॉइन्स जो हम सिक्का यूज करते हैं, 5 का, 2 का, 1 का, 10 का, जो सिक्का हम यूज करते हैं वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। और 1 रुपीज नोट कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। यानी कॉइन्स और 1 रुपीज नोट कौन प्रिंट करता है, कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसीलिए आप ये 1 रुपीज नोट पर देखेंगे गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है, क्योंकि यार आरबीआई बनाता ही नहीं है, इसको प्रिंट करता ही नहीं है। आरबीआई 1 रुपया नोट और कॉइन्स को छोड़कर जितने भी आपके पास करेंसी है वो सारा करेंसी आरबीआई बनाता है। कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, चलिए 1 रुपया का नोट और सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते हैं, और करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। चलिए सेकेंड फंक्शन आता है हमारा बैंकर बैंक्स। बैंकर बैंक्स का मतलब क्या हुआ? सारे बैंकों का हेड कौन है? सारे बैंकों का हेड कौन है? एक फंक्शन हो गया। जितने भी हमारे देश में कमर्शियल बैंक है वो सारे बैंकों का हेड आरबीआई है। यही तो बोल रहा है। यानी जो हमारा आरबीआई है वो क्या है? एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर। सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर का एपेक्स बॉडी है आरबीआई। यानी सारे बैंकों का बैंक, जितने भी हमारे बैंक है, चाहे आप पीएनबी ले लो, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, जो भी आप बैंक ले लीजिए, यानी ऑल कमर्शियल बैंक, जितने भी हमारे पास कमर्शियल बैंक है, क्या बोला मैं? जितने भी हमारे पास कमर्शियल बैंक है वो सारे बैंकों का हेड कौन है? आरबीआई। इसीलिए इसको बोलते हैं एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। थर्ड फंक्शन है हमारा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अब ये क्या कहता है? कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि आरबीआई आखिरी उम्मीद है सारे कमर्शियल बैंकों का। नहीं समझ भैया, देखिए मान लीजिए कि ये पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो एक बार में ह्यूज अमाउंट निकाल लेते हैं अपने बैंक से। क्या बोला मैं? जैसे पीएनबी है, हम गए एज ए कस्टमर और एक बार में 20 लाख रुपया निकाल लिए, ह्यूज अमाउंट निकाल लिए, तो होगा क्या? पीएनबी में पैसा कम पड़ जाएगा। पीएनबी में क्या होगा? पैसा कम पड़ जाएगा। अगर पीएनबी चाहेगा कि हम दूसरे कमर्शियल बैंकों के हेल्प से पैसा ले ले, तो ये जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास भी कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो मेरे यहाँ से भी ह्यूज अमाउंट में पैसा निकाल ले, फिर हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए जो अदर कमर्शियल बैंक है वो पैसा देने से मना कर देता है। तो अब ये पीएनबी कहाँ जाएगा? ये पीएनबी जाएगा अब आरबीआई के पास, क्योंकि ये जानता है कि आरबीआई के पास जाएंगे तो वो पैसा हमको जरूर देगा। यही यहाँ पर बोला कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, सारे कमर्शियल बैंकों का लास्ट रिसोर्ट यानी लास्ट उम्मीद कौन है? आरबीआई है। ये जानते हैं, पीएनबी वाला जानता है कि हम आरबीआई के पास जाएंगे तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। यानी अगर पीएनबी को पैसा का जरूरत है, पीएनबी को पैसा का जरूरत है तो कहां से लेगा? आरबीआई। दूसरे कमर्शियल बैंक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब ये पीएनबी जो कमर्शियल बैंक है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएंगे पैसा लेने, तो ये गारंटी है कि आरबीआई देगा, फिक्स्ड है। ठीक है, तो वहीं पर बोल रहा है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट है मतलब लास्ट उम्मीद है। यहां तक समझ में आया? फोर्थ पॉइंट बोलता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ये क्या है? देखिए कस्टोडियन का मतलब क्या हुआ? कस्टडी का मतलब क्या हुआ? कस्टडी, जैसे पुलिस में सुने ना, पुलिस अपने कस्टडी में ले लिया, मतलब अपने देख रेख में ले लिया। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब क्या हुआ? देखिए जितने भी भारत में फॉरेन करेंसी है वो सारे करेंसी को कौन देख रेख करता है? आरबीआई। यानी फॉरेन करेंसी किसके कस्टडी में है? किसके कस्टडी में है? आरबीआई के। ठीक है, ये सिर्फ फॉरेन करेंसी को ही नहीं देखता है, हमारे देश में कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, ठीक है, ये सब कौन देखता है? आरबीआई देखता है।
वही यहाँ पर बोले कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आप गए हैं रसिया, ठीक है, कमाने गए हैं, तो रसिया में करेंसी चलता है रूबेल। आपको वहाँ पर सैलरी में क्या मिलेगा? रूबेल मिलेगा। आप मान लीजिए कि काम किए, फिर आए इंडिया में रूबेल लेकर आ गए। अब चाहेंगे कि उस रूबेल से हम एक कप चाय पी ले, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में रूबेल का महत्व कितना है? उतना है जितना एक कागज का टुकड़ा का महत्व है। इंडिया में रूबेल का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। आप चाहेंगे कि रूबेल से हम कुछ खरीद ले, नहीं खरीद पाइएगा, नहीं चलेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा? उस रूबेल को लेकर, जो आप रसिया से करेंसी लेकर आए हैं रूबेल, उसको सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास। ठीक है, आप जितने भी फॉरेन करेंसी लिए हैं अपने पास, वो सारा फॉरेन करेंसी कहाँ जमा होगा? आरबीआई के पास। यानी जितने हमारे देश के लोग हैं उनके पास अगर फॉरेन करेंसी है, वो फॉरेन करेंसी कहाँ सबमिट करेंगे? आरबीआई के पास। देखिए अभी भारत के पास 680 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी सबमिट है, डिपॉजिट है। ठीक है, कितना? 680 बिलियन डॉलर। फोर्थ रैंक पर है। रसिया के पास भी 680 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी है। इंडिया के पास भी 680 बिलियन डॉलर करेंसी है। ठीक है, टॉप पर चाइना है, उसके पास 3300 कुछ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट है। ठीक है, समझ गए? और आरबीआई जो है वो एग्जैक्ट डाटा बताता है कि हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी है, मतलब इंडियन रुपीज में वो कितना होगा, इंडियन रुपीज में वो कितना होगा। अब मान लीजिए कि हमको $1 लेना है, तो $1 जब हम लेंगे तो हमको, मतलब अभी पता नहीं हमको कितना इक्वल है, 76 या 77 इंडियन रुपीज देना पड़ेगा, इंडियन रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम $1 लेंगे तो हमको इतना इंडियन रुपीज देना पड़ेगा। तो आरबीआई ये गवर्नमेंट को डाटा भी बताता है कि हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी है, इसका इंडियन रुपीज में इतना वैल्यू है, हमारे पास इतना गोल्ड है, हमारे पास इतना सिल्वर है, हमारे पास इतना डायमंड है, हमारे पास इतना ये जेम है, जो एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं उनको जेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ में है? यानी जितने भी फॉरेन करेंसी है उसका कस्टडी किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई सारे फॉरेन करेंसी का देखभाल करता है, और हमारे देश में कितना गोल्ड है, सिल्वर है, वो सारा कुछ कौन देखता है? आरबीआई। फिफ्थ आता है हमारे पास क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल फिफ्थ है हमारा क्रेडिट कंट्रोल। देखिए जो हमारे देश में कमर्शियल बैंक है वो आम सिटीजन को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे ह्यूज अमाउंट में क्या दे देते हैं? ह्यूज अमाउंट में क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। और जब आम सिटीजन के पास लोन आएगा तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस ना हो, ऐसा सिचुएशन ना बने, इसके लिए आरबीआई बहुत सारा स्टेप लेती है। पढ़ाया था, मॉनेटरी पॉलिसी बनाया था। जो क्रेडिट कंट्रोल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला वीडियो इसी पर आएगा, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, उसमें इसको अच्छे से बताएंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ह्यूज अमाउंट में क्या देते हैं? लोन देते हैं। जब वो ह्यूज अमाउंट में लोन देंगे तो मार्केट में क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। यानी मनी सप्लाई जब बढ़ जाएगा तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। इससे होगा क्या? इन्फ्लेशन का जन्म होता है। ऐसा सिचुएशन ना हो तो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक बहुत सारे स्टेप लेती है क्रेडिट कंट्रोल के अंदर, जिसमें हमारा बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, एमएसएफ पढ़े थे, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, उसके बाद हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है, बहुत सारे स्टेप लेती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ये सब कुछ पढ़ाएंगे हम कहाँ पर? क्रेडिट कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए इसको समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या कहता है? मान लीजिए कि आपका बैंक है पीएनबी, पीएनबी में आपका अकाउंट है, ठीक है, और एक और बंदा है उसका है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, अकाउंट।
आप मान लीजिए कि ए है और ये बी है। ए का अकाउंट कहाँ है? पीएनबी में। बी का अकाउंट कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब बी ने ए को एक चेक दिया। क्या दिया? बी ने ए को एक चेक दिया 50,000 का, 50,000 का, ठीक है। अब ए लेकर कहाँ जाएगा? अपने अकाउंट में लेकर जाएगा। ध्यान से थोड़ा क्लियरिंग हाउस फंक्शन समझिएगा। जो बी है उसका अकाउंट क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। जो ए है उसका अकाउंट क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। बी ने ए को एक चेक दिया 50,000 का, ले भाई जा 50,000 का ये चेक दे दिया। अब ये जो ए है वो तो अपने अकाउंट में जाएगा निकालने के लिए, भाई ये चेक लो, हम मेरा पैसा निकालो 50,000 रुपया। अब ये पीएनबी क्या करेगा? यहाँ पर एक काम करता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मीडिएटर का काम करता है। दो बैंकों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? क्लियरिंग हाउस, ठीक है। डिफिनेशन अगर आएगा या इसको बोलेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, ये बात जरूर लिखिएगा कि क्लियरिंग हाउस मीडिएटर का काम करता है बिटवीन टू बैंक्स, ठीक है। कैसे करता है? देखिए, बी ने ए को चेक दिया 50,000 का, ए गया पीएनबी में। अब पीएनबी क्या करेगा? ए जो चेक दिया है वो चेक को क्लियरिंग हाउस में भेज देगा। समझ में आया? अरे भाई समझो समझो। बी ने ए को एक चेक दिया, बी का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ए का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। बी ने ए को एक चेक दिया 50,000 का, तो बी अपने अकाउंट में लेकर गया पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक वाला उठा और इसको दे दिया क्लियरिंग हाउस में, ठीक है। अब ये क्लियरिंग हाउस में उस चेक का एक जीरोक्स कॉपी, उस चेक का एक जीरोक्स कॉपी भेज देगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्या बोला मैं? उस चेक का एक जीरोक्स कॉपी भेज देगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा चेक करेगा, साइन चेक करेगा, अकाउंट नंबर चेक करेगा, इसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, सारा कुछ चेक कर लिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बोलेगा हाँ हाँ बढ़िया है, चेक बढ़िया है, फॉल्स नहीं है, बाउंस नहीं है, रिजेक्ट नहीं करना है। तो ये बी के अकाउंट से 50,000 रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियरिंग हाउस में भेज देगा, और ये फिर क्लियरिंग हाउस पीएनबी को 50,000 रुपया दे देगा, और ये पीएनबी ए को 50,000 रुपया दे देगा। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यानी दो बैंकों के बीच में मीडिएटर का काम कौन किया? क्लियरिंग हाउस काम किया। समझ में आया है फंक्शन? बी का अकाउंट कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ए का अकाउंट कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक में है। बी ने ए को एक चेक दिया, बी ने ए को एक चेक दिया 50,000 का, ए अपने अकाउंट में ले गया। ए का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक देखा, कहाँ भेज दिया? क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस उस चेक, ओरिजिनल चेक अपने पास रख लिया और इसका एक जीरोक्स कहाँ भेज दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सिग्नेचर चेक करेगा, इसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, अकाउंट नंबर मैच करेगा, यानी सारा डिटेल मैच करेगा। अगर सब कुछ अच्छा है तो बोलेगा कि भाई क्लियरिंग हाउस से बढ़िया मस्त चेक है, बाउंस नहीं करना है। बी के अकाउंट से बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000 रुपया क्लियरिंग हाउस को दे देगा। अब क्लियरिंग हाउस पंजाब नेशनल बैंक को दे देगा, पंजाब नेशनल बैंक ए को दे देगा, ठीक है। यानी दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन किया? क्लियरिंग हाउस। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझ में आया? उसके बाद है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन क्या कहता है? देखिए, सेंट्रल बैंक कुछ प्रोमोशनल फंक्शन करता है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट फंक्शन करता है कुछ खास सेक्टर के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। मतलब मेरे कहने का यह है, आरबीआई कुछ सेक्टर के लिए एडिशनल फीचर्स देता है। जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इसने एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया था। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया था। मतलब क्या हुआ? जैसे हम अपने देश में बात करें, आरबीआई का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन समझ में आया? यानी आरबीआई
कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाती है कुछ सेक्टर के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर के लिए जो आरबीआई है हमारे देश में, आरबीआई एग्रीकल्चर के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाई है, NABARD के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ये क्या करता है, देखिए एक्सचेंज रेट, आपके पास फॉरेन करेंसी है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देगा आरबीआई, वही फंक्शन है। इसमें बताए थे ना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। आप जब रूबेल सबमिट करेंगे तो आपको भाई वो इंडियन रुपीज में देगा ना पैसा। मान लीजिए कि आप 10 रुपये दिए तो कुछ इंडियन रुपीज में उसका वैल्यू कैलकुलेट कर आपको मिलेगा। आप $1 दिए तो आपको 75-76 रुपया इंडियन रुपीज में मिलेगा। वहीं यहाँ पर बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट कौन करता है, आरबीआई करता है। अब आप डॉलर लिए हैं, आप चले जाएंगे कमर्शियल बैंक में, पीएनबी में, सुनिए ना, हमको ये डॉलर पकड़ लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए इंडियन रुपीज में। तो ये काम कमर्शियल बैंक नहीं करेगा, कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कौन करेगा भाई, आरबीआई करेगा। एक्सचेंज रेट कौन करता है, आरबीआई करता है। एक्सचेंज रेट समझ में आया ना, दूसरे देश का करेंसी यानी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देता है, कौन, आरबीआई। मान लीजिए कि आप $100 दिए, बदले में आपको कुछ इंडियन रुपीज मिलेगा, कौन देगा, आरबीआई देगा कन्वर्ट कर कर। ठीक है, ठीक है। एक फंक्शन आप और लिख सकते हैं, एक फंक्शन और एक फंक्शन देख लीजिए। मिसलेनियस फंक्शन। देखिए ये क्या हुआ, कमर्शियल बैंक में हम देखे थे कि कस्टमर के बिहाफ पर कौन काम करता था, कमर्शियल बैंक। यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन काम करेगा, आरबीआई काम करेगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक का मिसलेनियस फंक्शन हम देखे थे, क्या था, कस्टमर के बिहाफ पर कौन काम करता था, कमर्शियल बैंक। यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन काम करेगा, आरबीआई। देखिए आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं, क्या बोला मैं, आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है, जैसे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ये सब में गवर्नमेंट को जाना है। जब इन लोगों का मीटिंग होता है, ये सब इंटरनेशनल लेवल का है। जैसे WHO का नाम सुने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी हेल्थ का मैटर है वर्ल्ड में, वो कौन डिसाइड करता है, WHO। ठीक है, किस देश में दवा कम है, किस देश से मंगवा कर वहां पर जमा करना है, ये सब कौन संभालता है, WHO। ठीक है, उसी तरह आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसी तरह वर्ल्ड बैंक होता है, किस देश में पैसा कम है, किस देश से भेजवाना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। यानी देखिए हर कंट्री का गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, वर्ल्ड बैंक के मीटिंग में जाएगा। ठीक है, तो जैसे भारत में मोदी जी को जाना है वर्ल्ड बैंक के मीटिंग में, तो मोदी जी अपने ना जाकर आरबीआई के जो गवर्नर है उनको भेज दिए कि जाइए भाई आप समझ आइए। ठीक है, तो वो अपने बिहाफ पर, अपने जगह पर किसको भेज दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दिए। यानी गवर्नमेंट के जगह पर ये आरबीआई काम किया। आरबीआई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी एनालिसिस करता है। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ता है, फिर पब्लिक डाटा निकालता है, कौन कौन लोन लिया है, कितना अभी तक बैंक से लोन ले लिया है पब्लिक ने, कितना जमा किया है। ठीक है, तो ये सब भी पढ़ता है, फिर गवर्नमेंट को बताता है कि ये पॉलिसी निकालना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये भी कंट्रीब्यूशन है उसका, तो इसको बोलते हैं मिसलेनियस फंक्शन। तो ये रहा यार कुछ फंक्शन सेंट्रल बैंक का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करते हैं मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।